13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन, खुशियों का दिन। पंजाब की धरती पर हर साल की तरह इस दिन भी लोग उमंग और उल्लास के साथ बैसाखी का त्योहार मना रहे थे। खेतों में फसलें लहलहा रही थीं, किसान अपने परिश्रम का जश्न मना रहे थे और हर तरफ एक अलग ही रौनक थी। अमृतसर के जलियांवाला बाग में भी उस दिन कुछ ऐसा ही माहौल था। लोग अपने परिवारों के साथ, बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ एक दूसरे को बधाइयां दे रहे थे। जलियांवाला बाग, जो आमतौर पर शांति और मेलजोल का प्रतीक था, उस दिन हंसी खुशी से गूंज रहा था। वहां मौजूद हर शख्स के चेहरे पर मुस्कान थी। कोई गीत गा रहा था, कोई बच्चों के साथ खेल रहा था। लेकिन उस भीड़ में कुछ लोग ऐसे भी थे जो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अपने अधिकारों की बात करने के लिए इकट्ठा हुए थे। लोग इकट्ठा थे, त्योहार मना रहे थे और साथ ही अपने हक की आवाज भी उठा रहे थे। उस समय देश में रॉलेट एक्ट के खिलाफ गुस्सा था। लोग आज़ादी की बात कर रहे थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह जश्न का दिन अचानक मातम में बदल जाएगा। रॉलेट एक्ट, जो बिना मुकदमे के गिरफ्तारी की इजाजत देता था, ने पूरे देश में आक्रोश फैला दिया था। अमृतसर में भी लोग इसी अन्याय के खिलाफ शांतिपूर्वक इकट्ठा हुए थे। वे अपने अधिकारों की मांग कर रहे थे, लेकिन उनके मन में डर नहीं था, बल्कि उम्मीद थी कि उनकी आवाज सुनी जाएगी। लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया। गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा माहौल दहशत में बदल गया। किसी को समझ नहीं आया कि यह क्या हो रहा है। बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सब अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। बाग के चारों तरफ ऊंची दीवारें थीं, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। जनरल डायर के आदेश पर अंग्रेजी फौज ने निहत्थे बेकसूर भारतीयों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी दया के सैकड़ों गोलियां चलाई गईं। डायर ने अपने सैनिकों को तब तक गोली चलाने का आदेश दिया जब तक उनके पास गोलियां खत्म नहीं हो गईं। सैकड़ों लोग वहीं पर ढेर हो गए, हजारों घायल हुए। बाग की जमीन खून से लाल हो गई थी। चीख पुकार, मातम और डर का ऐसा मंजर था जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। कई लोग तो जान बचाने के लिए बाग के कुएं में कूद गए, लेकिन वहां भी मौत उनका इंतजार कर रही थी। उस कुएं में दर्जनों लोगों की लाशें मिली। बाग के हर कोने में दर्द और खौफ की दास्तान बिखरी पड़ी थी। इस नरसंहार ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। ये कोई लड़ाई नहीं थी, ये नरसंहार था। निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाना, बच्चों और महिलाओं को निशाना बनाना, यह इंसानियत के खिलाफ सबसे बड़ा अपराध था। इस घटना ने हर भारतीय के दिल में गहरा जख्म छोड़ दिया, एक ऐसा घाव जो कभी नहीं भर सकता। इस घटना के बाद पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ गई। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि लौटा दी। गांधी जी ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ असहयोग आंदोलन छेड़ दिया। जलियांवाला बाग का यह जख्म आज़ादी की लड़ाई का एक बड़ा मोड़ बन गया। आज भी जब हम जलियांवाला बाग की मिट्टी को छूते हैं, वहाँ की दीवारों में गोलियों के निशान देखते हैं, तो दिल कांप उठता है। यह एक ऐसा जख्म है जो आज भी हर भारतीय के दिल पर ताज़ा है। यह हमें याद दिलाता है कि आज़ादी कितनी बड़ी कीमत चुकाकर मिली थी और हमें अपने इतिहास को कभी नहीं भूलना चाहिए। यह घटना भारत के इतिहास में एक काला अध्याय बनकर रह गई। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। लोगों के मन में गुस्सा और रोष था। वे जानना चाहते थे कि आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। इस नरसंहार के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा कब मिलेगी। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भारत की आजादी की लड़ाई को एक नया मोड़ दिया। इस घटना ने साबित कर दिया कि अंग्रेज सरकार भारतीयों को अपना गुलाम समझती है और उनके हक की कोई कद्र नहीं करती। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पूरा देश गुस्से में था। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में जो कुछ हुआ, उसने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया। निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई गईं, जिसमें सैकड़ों निर्दोष मारे गए। इस बर्बरता ने हर भारतीय के दिल में आक्रोश की ज्वाला जला दी। हर गली, हर नुक्कड़ पर लोग इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने लगे। ब्रिटिश हुकूमत की इस क्रूरता ने देशवासियों को एकजुट कर दिया। लोग इंसाफ की मांग कर रहे थे। हर तरफ यही सवाल गूंज रहा था, क्या हमारे देशवासियों को कभी न्याय मिलेगा? अखबारों में, सभाओं में और घर घर में इस हत्याकांड की चर्चा थी। लोग अपने अपने तरीके से विरोध जता रहे थे। कहीं रैलियां निकाली जा रही थीं, तो कहीं ब्रिटिश सामान का बहिष्कार हो रहा था। देश के कोने कोने से आवाजें उठ रही थीं कि दोषियों को सजा मिले और पीड़ितों को न्याय। ऐसे माहौल में जब हर कोई न्याय की उम्मीद लगाए बैठा था, एक नाम उभरकर सामने आया, बैरिस्टर वीएम नायर। वे न सिर्फ कानून के जानकार थे, बल्कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाले सच्चे योद्धा भी थे।
उनकी छवि एक निर्भीक और ईमानदार वकील की थी, जो सच्चाई के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। केरल में जन्मे नायर एक जाने माने वकील थे। उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था, लेकिन उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें देश के सबसे प्रतिष्ठित वकीलों में शामिल कर दिया। केरल की मिट्टी में पले बढ़े नायर ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद कानून की दुनिया में कदम रखा और जल्द ही अपनी प्रतिभा से सबको प्रभावित किया। उनकी गिनती देश के सबसे बड़े कानूनविदों में होती थी। वे अपने समय के उन चुनिंदा वकीलों में थे जिनकी राय को अदालतों में बहुत महत्व दिया जाता था। उनके पास कानून की गहरी समझ थी और वे अपने तर्कों से जजों को भी प्रभावित कर देते थे। नायर ने कई ऐतिहासिक मुकदमों में हिस्सा लिया और अपने मुवक्किलों को न्याय दिलाने के लिए हमेशा तत्पर रहे। वे न सिर्फ एक बेहतरीन वकील थे, बल्कि एक समाज सेवी और स्वतंत्रता सेनानी भी थे। नायर ने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा समाज की भलाई और देश की आज़ादी के लिए समर्पित कर दिया। वे गरीबों और पीड़ितों के लिए मुफ्त में केस लड़ते थे और हमेशा अन्याय के खिलाफ खड़े रहते थे। स्वतंत्रता आंदोलन में भी उनकी भूमिका अहम रही। वे अपने भाषणों और लेखों के जरिए लोगों को जागरूक करते रहे। उनकी कलम और कानून दोनों ही ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक हथियार बन गए थे। नायर का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा योद्धा सिर्फ तलवार से नहीं, बल्कि कलम और कानून से भी लड़ सकता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय इतिहास का एक ऐसा काला अध्याय था जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। उस दिन जब निर्दोष लोगों पर गोलियां बरसाई गईं, तो न सिर्फ सैकड़ों परिवार उजड़ गए, बल्कि पूरे देश की आत्मा भी घायल हो गई। इस दर्दनाक घटना के बाद न्याय की उम्मीदें धुंधली पड़ती जा रही थीं। पीड़ितों के परिवारों की आंखों में आंसू और दिलों में सवाल थे। क्या उन्हें कभी इंसाफ मिलेगा? क्या उनकी आवाज इतनी दूर तक पहुंचेगी कि कोई सुन सके? ऐसे माहौल में जब ज्यादातर लोग डर और निराशा में डूबे थे, नायर ने आगे बढ़कर पीड़ितों को न्याय दिलाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने न सिर्फ उनके दर्द को समझा, बल्कि उसे अपना बना लिया। नायर जानते थे कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी, लेकिन उनके इरादे अडिग थे। नायर ने इस मामले को लंदन की अदालत में ले जाने का फैसला किया। यह फैसला अपने आप में एक क्रांतिकारी कदम था, क्योंकि उस दौर में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ आवाज उठाना किसी जोखिम से कम नहीं था। लंदन की अदालतें, जहां न्याय की उम्मीदें अक्सर औपनिवेशिक ताकतों के दबाव में दब जाती थीं, वहां भारतीय पीड़ितों की बात रखना एक साहसिक कार्य था। नायर ने हर दस्तावेज, हर गवाही और हर सबूत को बड़ी बारीकी से तैयार किया। उन्होंने अपने साथियों को भी इस लड़ाई में शामिल किया ताकि कोई कसर बाकी न रहे। लंदन तक का सफर भी आसान नहीं था। समुद्र की लहरों से जूझते हुए अनजान देश की ओर बढ़ना और वहां जाकर अपने देशवासियों के लिए न्याय की लड़ाई लड़ना, यह सब किसी भी आम इंसान के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन नायर के लिए यह सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, बल्कि एक मिशन था। हर लहर, हर तूफान उनके इरादों को और मजबूत करता गया। नायर को अच्छी तरह पता था कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ केस लड़ना आसान नहीं होगा। अदालत में बैठे जज, ब्रिटिश अधिकारियों की कठोर निगाहें और हर तरफ फैला डर, इन सब के बीच नायर को हर कदम फूंक फूंक कर रखना था। लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वे जानते थे कि अगर वे पीछे हट गए तो सैकड़ों परिवारों की उम्मीदें टूट जाएंगी। नायर ने अपने तर्कों और सबूतों से अदालत को यह दिखाने की कोशिश की कि जलियांवाला बाग में जो हुआ वह सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि एक सुनियोजित अत्याचार था। नायर को यह भी पता था कि सच की लड़ाई लड़नी होगी, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। उनके साथियों ने भी उनका हौसला बढ़ाया और पूरे देश ने उनकी बहादुरी को सलाम किया। यह लड़ाई सिर्फ अदालत में नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में भी लड़ी जा रही थी। हर भारतीय की आंखों में नायर के लिए सम्मान और उम्मीद थी। नायर जानते थे कि इस रास्ते पर चलना आसान नहीं है। उन्हें अपने परिवार, अपने देश और अपने सपनों की कुर्बानी देनी पड़ सकती थी, लेकिन उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनके लिए सबसे बड़ा धर्म था न्याय। चाहे इसके लिए उन्हें कितनी भी बड़ी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े, वे डटे रहे। नायर की यह जिद, उनका साहस और उनका समर्पण आज भी हमें यह सिखाता है कि न्याय की राह में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, अगर इरादे मजबूत हों तो मंजिल जरूर मिलती है। नायर का मानना था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड सिर्फ एक घटना नहीं थी, बल्कि ब्रिटिश हुकूमत की क्रूरता का प्रतीक थी। उन्होंने ठान लिया था कि वे दुनिया को दिखाएंगे कि ब्रिटिश सरकार किस तरह भारत में अत्याचार कर रही है।